नमस्कार, मैं हम सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने जान रहे हैं कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की कैसी तैयारी की जाए। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय होते हैं और इसको स्मार्ट स्टडी करने का क्या तरीका है। क्योंकि देखिएगा, सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। अगर आप चाहिए कि पूरे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पे कमांड कर ले तो पूरे सिलेबस पे कमांड करना क्या होता है, कठिन होता है। क्योंकि हिस्ट्री पूरा डेप्थ में पढ़िएगा तो ज्योग्राफी छूटेगा, ज्योग्राफी अगर पूरा डेप्थ में पढ़िएगा तो पॉलिटी छूटेगा। तो क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि हम लोग सटीक तरीके से तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षा को हम लोग क्या करें, क्वालिफाई कर जाएं, उसमें उत्तीर्ण कर जाएं। क्योंकि हम लोग को स्कॉलर नहीं बनना है, अचीवर बनना है कि कम समय में बेहतरीन तैयारी करके किस प्रकार से हम सफल हो सके, अपने सपनों तक पहुंच सके, वो जानना है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जनरल स्टडीज में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस सेक्शन को पहले पढ़ने से हम जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य अध्ययन में कहा जाता है कि क्या पढ़ना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें से क्या छोड़ना है वो ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पे बतलाएं कि बच्चे मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ गए और पता चला कि आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ दिया गया, तो उनका जो ऊर्जा और समय मिडाइवल हिस्ट्री में गया वो क्या हुआ, आपका व्यर्थ चला गया। अगर वही ऊर्जा और समय वो आधुनिक इतिहास में लगा देते, मॉडर्न हिस्ट्री में लगा देते, तो हो सकता था वह बेहतर स्कोर कर सकते थे। तो समय और ऊर्जा दोनों कीमती है और अपने समय और ऊर्जा को किस सेक्शन में लगाना है, ज़्यादा लगाना है, ये जानना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे सपोज कीजिए कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, आप एशिया के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे प्रश्न दो ही आ रहा है। लेकिन वही इंडियन ज्योग्राफी पे मेहनत कर लीजिए, उसमें ज़्यादा प्रश्न आ जाएगा। कोई बच्चे फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, केमिस्ट्री पे ज़्यादा मेहनत करते हैं और पता चलेगा बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। तो किस सेक्शन पे कितना समय देना है, कितना मेहनत करना है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला सेक्शन होता है, आपको पता भी है कि ये क्या है, इंग्लिश है। दूसरा सेक्शन क्या है, रीजनिंग है। तीसरा सेक्शन क्या है, मैथ है। और चौथा सेक्शन क्या है, वह जनरल स्टडीज, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं। बच्चे आम बोलचाल की भाषा में इसको जीके जीएस भी बोलते हैं। देखिएगा, इन चारों सेक्शन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, जनरल स्टडीज से। लगभग 45 से 50% जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, आप खुद ही प्रीवियस ईयर पेपर देख ले, चाहे वो बिहार दारोगा का हो, बिहार एसएससी का पेपर हो। बीपीएससी में तो खैर जीके जीएस ही रहेगा अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी तो पूरा जीके जीएस ही है, जनरल स्टडीज ही रहता है उसमें। यूपीएससी में खासकर सामान्य अध्ययन, बीपीएससी स्टेट पीसीएस दे लीजिए, उसमें सामान्य अध्ययन ही पूरा रहेगा। तो इन सब का तो बात ही नहीं कहना, बिना जीएस के आप हो ही क्वालिफाई कर ही नहीं पाइएगा। लेकिन अगर बिहार दारोगा, रेलवे, ये सब का भी एग्जामिनेशन देते हैं तो इसमें भी 50%, 45 to 50% जो क्वेश्चन है वो सामान्य अध्ययन से रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्शन इग्नोर किया जाता है तो वह क्या है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। क्योंकि बच्चे मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दिन रात 6 से 7 घंटा मैथ सॉल्व करते रहते हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जनरल स्टडीज को वो लोग सोचते हैं कि भाई ये रटने वाला सब्जेक्ट है, हम याद कर जाएंगे, रट्टा मार लेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो इसमें जनरल स्टडीज जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। इस सेक्शन में आपको तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा जब किसी टॉपिक का कंसेप्ट आपका क्या हो, क्लियर हो। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उस सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। पहले याद कर लेते थे, फैक्ट्स को याद कर लेते तो जीके जीएस में क्वालिफाई कर जाते। अब क्या है, किसी टॉपिक को बहुत गहनता से और डेप्थ में नहीं पढ़िएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तभी बच्चे जब एग्जामिनेशन दे के आते हैं तो उनका अक्सर कंप्लेन होता है कि इस पर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, कठिनता का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा था। भाई स्तर ज़्यादा नहीं था, हम लोग अपना जो तैयारी का तरीका है अभी भी पुराना रखें। लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न जो है वह डे बाय डे चेंज होते चल रहा है। अभी भी हम रट्टा मार के ही सोच रहे हैं कि सामान्य अध्ययन पढ़ें, लेकिन
लेकिन क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट कहाँ पर कर रहा है, कंसेप्ट बेस्ड, तो लगेगा ही, भारी लगना ही। इसलिए हम सभी छात्रों से कहते हैं कि जनरल स्टडीज को इग्नोर ना करें, ये मन से निकाल दे कि यह याद करने वाला सब्जेक्ट है, इसको हम याद कर लेंगे तो निकल जाएगा। आप खुद क्वेश्चन को एनालाइज करिए, 1 साल 2 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया है जो भी प्रतियोगी परीक्षा में, आप खुद देखिए, आपको लग जाएगा कि कितना प्रश्नों का जो स्तर है किस प्रकार से बढ़ा दिया गया। कुछ एग्जामिनेशंस को छोड़ के उसमें तो फैक्चुअल डाले ही रहता है। अब कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए यह उपयोगी है, तो यूपीएससी आधार, यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन लिया जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सब में आपको जनरल स्टडीज जो है वह एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दे लीजिए, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, यूपी पीएससी का एग्जामिनेशन दे लीजिए, चाहे आप जेपीएससी का एग्जामिनेशन दे लीजिए, यूके पीसीएस का एग्जामिनेशन दे लीजिए, सब में आपको क्या रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा। इसके अलावा टीचिंग एग्जामिनेशंस देख लीजिए, जैसे बिहार में आपको बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन है, जैसे अब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि मार्च तक में हम 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, तो अगर कोई यूपी का भी एग्जामिनेशन देते हैं उसमें भी जनरल स्टडीज क्या करेगा, हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा पुलिस एग्जामिनेशन से, अगर आप बिहार से हैं तो आप देखते होंगे बिहार में बिहार एसआई की वैकेंसी आती है, इसके अलावा बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है, इस सब में भी जीके जीएस का एक अहम योगदान होता है। रेलवे के एग्जामिनेशन में भी देखिएगा जनरल स्टडीज है, एसएससी देख लीजिए, बिहार एसएससी देख लीजिए, ऐसा ढेरों एग्जामिनेशंस हैं जिसमें आपको इस सब्जेक्ट जनरल स्टडीज अपना अहम भूमिका अदा करता है, और सबसे ज़्यादा इग्नोर हम इसी सेक्शन को करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसको 2 मेजर पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक आपका आर्ट्स सेक्शन है और दूसरा क्या है, साइंस सेक्शन है। आर्ट्स सेक्शन में जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है यानी कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये सारा कुछ किस में पढ़ना है, आर्ट्स सेक्शन में। साइंस सेक्शन में बात करें तो फिजिक्स है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और इन्वायरमेंटल साइंस है। जिस हिसाब से अभी स्टेट आया, सीटेट आया या बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन आया, तो इसमें ईवीएस का जो इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंटल साइंस का इम्पोर्टेंस है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ सेक्शन है जैसे करेंट अफेयर्स, अभी भी 30 से अधिक प्रश्न आपको करेंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बिहार विशेष पढ़ना पड़ेगा, बिहार के बारे में इतिहास को जानना पड़ेगा, बिहार के भूगोल को जानना पड़ेगा, बिहार के राज्य व्यवस्था को जानना पड़ेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था को जानना पड़ेगा, बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में जानना पड़ेगा। तो बिहार से संबंधित जो भी चीज़ है वो सब आपको किस में जानना पड़ेगा, बिहार स्पेशल में। अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, यूपी के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। अगर आप एमपी मध्य प्रदेश का कोई परीक्षा दे रहे हैं, सपोज कीजिए आप एमपी पीएससी दे रहे हैं, तो वहाँ एमपी स्पेशल का एग्जामिनेशन आपको एमपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखते हैं हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है। पहला क्या है, प्राचीन इतिहास जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है जिसको क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास कहते हैं। बच्चे जो तैयारी शुरू करते हैं, जो बहुत फ्रेशर होते हैं, वो कैसे पढ़ना शुरू करते हैं, पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, फिर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने का जो सही रणनीति है ये है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो अपना जो समय और ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देना है, आधुनिक इतिहास में देना है, मॉडर्न हिस्ट्री में देना है। उसके बाद सेकेंड स्थान पर हम किसको रखते हैं, प्राचीन इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं। उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से। और तीसरे नंबर पे तब हम किसको रखते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री को रखते हैं, मध्यकालीन इतिहास को रखते हैं, जिससे 3-4 प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसका जो है अब पिछले कई सालों से देखिएगा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मिडाइवल हिस्ट्री से नहीं बढ़ाया गया। तो कुछ कुछ चैप्टर्स है जैसे दिल्ली सल्तनत है, मुगल अम्पायर है, इन्वेजन ऑफ अरब्स है,
ये सब कुछ कुछ चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसी से आपका मिडाइवल से ज़्यादा प्रश्न बन जाता। सेलेक्टेड है वो भी कभी हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा जिससे मिडाइवल आपका हो जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी कहाँ देना है, मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में। सेकेंड स्थान पे किसको देना है, एंशिएंट हिस्ट्री। तब हम लोग को किसको देना है, मिडाइवल हिस्ट्री को। अगर हम ज्योग्राफी में बात करें, भूगोल में बात करें, तो इसका 3 सेक्शन है। भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल। दूसरा हमारा क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है जिसको हम लोग कहते हैं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और तीसरा हमारा जो है वह क्या है, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, विश्व का भूगोल कहते हैं। हालांकि जो बुक आएगा वो आपका आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही फिजिकल ज्योग्राफी को इंक्लूड किए रहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे समझाना था इसलिए हम फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ क्या किए हैं, सेपरेट कर दिए। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वह भूगोल का बेस माना जाता है। जो भी ज्योग्राफी से संबंधित शब्दावली है, जैसे चट्टान आप पढ़ते हैं, रॉक्स पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं, माउंटेन के बारे में, माउंटेन्स के कितने प्रकार हैं, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, ये सारा कुछ आपको कहाँ पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आप नहीं पढ़िएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा इरोजन क्या है, अपर्दन क्या है, इरोजन का टाइप क्या है, अपर्दन का प्रकार क्या है, ये कुछ भी आप नहीं समझ पाइएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी इसलिए पढ़ना अनिवार्य होता है कि इसको पढ़ने से आपका बेस जो है वह क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न किससे बनते हैं, तो अभी भी सबसे अधिक प्रश्न भारत के भूगोल से क्या है, बनते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिक जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से। तो अब कहिएगा कि सर हम क्यों नहीं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ले। तो इंडियन ज्योग्राफी तब तक नहीं समझिएगा जब तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे अच्छे से कमांड नहीं है। जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी कल हम पढ़ा रहे हैं, इसमें बोल दे कि भाई दक्षिण भारत में यहाँ पर आर्कियन चट्टान है, यहाँ पर धारवाड़ चट्टान है, यहाँ पर गोंडवाना चट्टान है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आर्कियन चट्टान क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, धारवाड़ चट्टान क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये सब जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप फिर इंडियन ज्योग्राफी में कंफ्यूजन आने लगेगा। जैसे हम कल को पढ़ाएंगे कि भाई हिमालय जो है वह फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, तो वलित पर्वत होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो इन सब बेसिक्स को जानने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी को आप जितना जल्दी कंप्लीट कर सके, करने के बाद तुरंत कहाँ पर स्विच कर जाइए, इंडियन ज्योग्राफी में क्या कीजिए, स्विच कर जाइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी 7 कॉन्टिनेंट्स है इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपको एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहाँ का पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, बेसिक जो है वो सब कुछ कहाँ किससे पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आज से 10 साल पहले का प्रश्न देखिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता था। लेकिन आजकल 2-3 सालों से अगर प्रश्नों को इवैल्यूएट कीजिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा झील कहाँ है, किस महाद्वीप में है, उसका विशेषता क्या है, वो सारा कुछ दे देता है। ठीक है। और लेकिन अब क्या है कि ज्योग्राफी पढ़ने का सही तरीका क्या है। अभी भी बच्चे ज्योग्राफी भूगोल को क्या करते हैं, याद करते हैं, रटते हैं, इसके फैक्ट्स को ही रट जाते हैं। इसमें एग्जामिनर को आप हज़ारों मौका दे देते हैं जिससे वो आपको फंसा सकता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आजकल जो क्वेश्चन को देखिएगा, अगर इवैल्यूएट कीजिएगा तो ज्योग्राफी में मैप आधारित प्रश्न जो है, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो अधिक पूछे जाते हैं। अब एग्जामिनर ये चाहते हैं कि बच्चों पर को मैप की अच्छी समझ हो, अच्छे से वो मानचित्र को जान रहा हो, उसको पता हो कि भारत में खनिज है तो कहाँ कहाँ पर है, वो मैप से उनको पता हो। उनको पता होना चाहिए कि भारत में कृषि है तो किस प्रकार का कृषि कहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार का सॉइल कहाँ पर है, सब कुछ उनको मैप पे पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन भी उस हिसाब से बनाया जाता है कि मैप बेस्ड हो, ताकि बच्चे क्या हो सके, फंस सके। अब क्या होता है, बच्चे इंडियन ज्योग्राफी को याद करके जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को याद करके जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ देता है मैप बेस्ड। अब मैप आधारित प्रश्न पूछ देगा तो वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए, भूगोल पढ़िए, वो मैप के माध्यम से पढ़िए,
प्लस खरीद लीजिए, ग्लोब ले लीजिए, कुछ ब्लैंक मैप्स रखिए, उस पर क्या कीजिए पॉइंट वाइज अपना क्या कीजिए नोट करते चलिए, मैप वर्क कीजिए, तभी आपका ज्योग्राफी क्या होगा मजबूत होगा। यहाँ पर अधिकांश लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी को याद करवा देते हैं, रटवा देते हैं, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, मैप बेस्ड ही ज्योग्राफी का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक मैप नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हम देखिए, अगर हम साइंस में बात करें, अगर हम साइंस में बात करते हैं तो साइंस में 3 सेक्शन है। साइंस में बात करें तो साइंस में 3 सेक्शन है। एक हमारा हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, और तीसरा जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन आपको पता भी होगा, यह क्या है बायोलॉजी का। अब इस तीनों में देखिएगा बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो बहुत लोग भागते भी रहते हैं, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी अधिकांश जो प्रश्न हैं वो आपको कहाँ से आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न। तो सबसे ज़्यादा आपको समय कहाँ देना होगा, बायो में देना होगा। यानी कि अगर हम इसको रखें तो नंबर 1 पर किसको रखेंगे, बायो को रखेंगे, उसके बाद तब हम फिजिक्स को, उसके बाद किस पर रखेंगे, केमिस्ट्री को। कभी कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न बना देगा, फिजिक्स से कम, कभी फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न बना देगा और केमिस्ट्री से कम। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट क्या है, तो वो है बायो से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो एकदम बायो को आप अच्छे से क्या करें, कमांड कर ले, फिर रट्टा मार दें। ऐसा नहीं कि बायो के फैक्ट्स को रट जाते हैं, अच्छे से डायग्राम बना के पूरे कंसेप्ट के साथ बायो को क्या करें, पढ़े, तभी आप क्या कर सकते हैं, बायो में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे के कभी वीडियो में बताएंगे भी कि बायो में कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आप अधिकांश जो प्रश्न हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो अगर एकदम बेसिक से आप तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जरूर ले लें। अब बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन सा एनसीईआरटी ले, ओल्ड एनसीईआरटी ले या न्यू एनसीईआरटी। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना उसमें कंटेंट ज़्यादा है। जैसे जैसे देखिएगा आगे का जनरेशन आते गया है, कंटेंट कम करते गया। सरकार की ये पहल है कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए, दबाव ना दिया जाए, इसलिए वो लोग कंटेंट को क्या करते चले गए, कम करते चले गए। लेकिन चूंकि आपको तो स्कूल का एग्जामिनेशन देना है नहीं, आपको तो कंपटीशन निकालना है, आपके पास जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आप उतना बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के लिए आपको हमेशा क्या पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ओल्ड एनसीईआरटी आज से 10 साल पहले वाला पढ़िएगा तो उसका डेटा भी तो पुराना होगा, ठीक है, डेटा तो चेंज होते रहता है। तो जो डेटा अगर आपको लेना है तो वो कहाँ से ले लेना है, न्यू एनसीईआरटी से ले लेना है। यानी कि अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आप हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी से लीजिए, और डेटा को अपडेट करके रखना है तो उसके लिए क्या कीजिए, न्यू एनसीईआरटी लीजिए। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ा देते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी से कंटेंट आपको पूरा डील कर देते हैं, जो भी लेटेस्ट डेटा होता है उसको हम लोग क्या करते चलते हैं, अपडेट करते चलते हैं, जिससे आप लोग का जो मेहनत है वो क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, इसलिए जो हम लोग के साथ पढ़ने पर ये फायदा है कि जो ज्योग्राफी है उसको पूरा मैप से करवा देते हैं, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को अच्छे से डील कर देते हैं, साथ साथ उसको क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ये भी हम लोग बतलाते हैं। तो अभी भी है कि जनरल स्टडीज को कभी भी सुपरफिशियल या कॉस्मेटिक ना पढ़ें, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ें, एकदम डेप्थ में जाके पढ़ें। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सफलता का जो चांसेस है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जनरल स्टडीज़ का बेहतरीन तैयारी करें तो आप प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एकदम मिनिमम फी में हम लोग सब कुछ की तैयारी करवाते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, इसके लिए अलग से कोर्स है। अगर आपको लगता है हम बीपीएससी की तैयारी करें, सिविल सर्विसेज की, उसके लिए भी कोर्स है। अगर लग रहा है हम बीपीएससी टीचर की तैयारी करें, उसके लिए भी कोर्स है। अगर लग रहा है कि सिर्फ हम मैप ही पढ़ें, मेरा सब कुछ अच्छा है लेकिन मैप वर्क नहीं जानते हैं, उसके लिए भी हम लोग अलग से कोर्स लेके आए हुए हैं। तो इसके आगे और किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, इसके लिए आगे हम वीडियो लेके आएंगे।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, ताकि और भी आगे का वीडियो इसका सेकेंड पार्ट लेके आए, जिसमें हम बतलाएंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आधुनिक इतिहास के लिए कौन सी पुस्तक को पढ़ें, बायोलॉजी के लिए कौन सी अच्छी बुक है, वो सब कुछ को वहाँ पर हम डील करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।